वालेकुम सलाम शर्म। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो है फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान से आपका क्या जहन में आता है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, अगर हम फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ देखें कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, ठीक। तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये है कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है, या आपके जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं आपके, उनको जो अचीव करने के लिए जो गोल्स करते हो, ठीक है, जो उनको अचीव करने के लिए जो चीजें आप सेलेक्ट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास फॉरेन पॉलिसी है। अच्छा, कैसे भाई? फॉरेन पॉलिसी जो होते हैं वो किसी भी स्टेट के प्रिंसिपल होते हैं, असूल होते हैं। लाइक आपके घर में अगर वालिद साहब हैं, वो कह देते हैं कि भाई ठीक है, 10 के बाद जो है कोई भी टीवी ऑन नहीं करेगा, या 10 के बाद जो है घर घर से कोई बाहर नहीं जाएगा रात के 10 के बाद। तो उनका मतलब यही होता है कि यार मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकूं, तो उस तरबियत के लिए वो क्या करते हैं, वो इस तरह के उसूल अप्लाई करते हैं, वो उसका अपना इंटरेस्ट होता है। तो इसी तरह का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो भी इस किस्म के होता है कि आपके जो मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उसके बिना पे आप अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन कर रहे होते हो, ठीक है। और उसके बिना पे कुछ उसूल आप सेट करते हो, कुछ प्रिंसिपल सेट करते हो, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर देते हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो क्रैब एक बंदा है, वो ये कहता है, क्रैब, ठीक है, क्रैब ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई हुई है किसकी, फॉरेन पॉलिसी की। क्रैब ये बोलता है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट्स होते हैं। क्या? फॉरेन पॉलिसी के दो एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो कहते हैं कि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स क्या हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। और उसके बाद इस इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के जरिए, कि मतलब आपने ऑब्जेक्टिव सेट तो कर लिए, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कैसे करोगे। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि यार मेरे मुल्क में एक चीज नहीं है, मैं दूसरे मुल्क से उसको इंपोर्ट करूंगा, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि मेरे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, तो वो मुझे सस्ते दामों में कोई चीज देगा। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। और उसको अचीव करने के लिए, उसके अचीव करने के लिए जो मीन्स आप यूज करते हो, मीन्स फॉर अचीविंग दैम, ये कौन कहता है जी? ये क्रैब बोलता है। तो आप ये सिंपल सी डेफिनेशन उसकी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्रैब, फॉरेन पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड मीन्स फॉर अचीविंग दैम। ठीक हो गया? तो ये आपके पास फॉरेन पॉलिसी होगी। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज माइंड में रखनी है कि जनाब, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमने जो अपना फाउंडर ऑफ द नेशन है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसका जिक्र नहीं छोड़ना, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है, मीन्स फॉर अचीविंग देम। अच्छा, तो कायद-ए-आज़म जो है जिन्ना का जो पर्सपेक्टिव था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए 1948 में, वो कहते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में, वो ये कहते हैं, ये वर्ड्स आपको इस तरह याद करने चाहिए, ठीक है, कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, वो ये करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम दूसरे ममालिक के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखें और उनकी तरफ एक गुड विल रखें, ठीक है, जितनी भी दुनिया में नेशंस हैं। वो ये कहता है कि जो हमारा डिजाइन है वो अग्रेसिव डिजाइन नहीं है, ठीक है। हमारा जो फॉरेन पॉलिसी डिजाइन इस तरह की, वो कोई अग्रेसिव नहीं है, हम पीस लविंग कंट्री है, ठीक है। हम किसी मुल्क के अगेंस्ट जो है कोई अग्रेसिव पॉलिसी अप्लाई नहीं करते, ना किए ना करते हैं। कहता है कि हम इस पॉलिसी पे बिलीव करते हैं कि वो फेयर प्ले हो, ठीक है, और हॉनेस्टी की बिहाफ पे, अगर आपने मुझसे कोई कमिटमेंट की है, हाँ भाई, तो वो आप पूरी करोगे, ऑनेस्टी से और फेयर प्ले पे करोगे, ठीक है। वो कहता है कि हम दुनिया में जो है, हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम दुनिया में किस चीज को प्रमोट करेंगे, पीस को प्रमोट करेंगे, प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करेंगे डिफरेंट ममालिक में, और हमने ऐसा किया भी है, ठीक है। तो जिन्ना का पॉइंट ऑफ व्यू आपने लाजमी 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 उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन भी होगा तो उसमें भी ये इंक्लूड लाजमी करना है। अच्छा, मैं छोटे छोटे उसके बुलेट्स बना लेता हूँ कि जिन्ना क्या कह देता है। वो कहता है कि फ्रेंडलीनेस, ठीक है, फ्रेंडलीनेस एंड
गुडविल, किन के? टुवर्ड्स अदर नेशन, ठीक है। और ये कहता है कि वी बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ फेयर प्ले एंड ऑनेस्टी। अच्छा, फिर कायद कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम पीस को प्रमोट करने के लिए अपनी अटमस्ट कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रमोशन ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। प्रमोशन ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी अमोंग द नेशंस, अमोंग द नेशंस। तो ये बात हो गई जी। अच्छा, ये कौन कहता हमारा? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। फॉरेन पॉलिसी के बारे में ये कहता है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और फॉरेन पॉलिसी के बारे में कायद आजम ने क्या किया। ये अगर इंट्रोडक्शन आ जाए कि आपको बोले कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और उसको चैलेंजेस क्या दरपेश है, तो आपने सबसे पहले ये बात कर देनी है कि भाई हाँ, फॉरेन पॉलिसी ये है। क्रैब हमें ये कहता है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो दो एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करती है। एक नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और फिर उसको अचीव करने के लिए जो मीन्स हम कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाती है, फॉरेन पॉलिसी कहलाती। अच्छा, फिर उसके बाद जिन्ना का पर्सपेक्टिव दे देना। फिर उसके बाद अगर आपको कह देते कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, डिफाइन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड एक्सप्लेन चैलेंजेस टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, तो उस क्वेश्चन को इस तरह टैकल करेंगे कि हम सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर चैलेंजेस को एक एक करके कि भाई ये चैलेंजेस है, ये मसले, छोटा सा वो कर देंगे। अच्छा, अब ये तो हमारे पास बात होगी किसकी? फॉरेन पॉलिसी के इंट्रोडक्शन की हमने छोटी सी बात कर दी। अब हम कहते हैं कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की वो क्या है, ठीक है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले ये आता है कि हमने उस दिन पढ़ा था इससे पिछली क्लास में, ठीक है। सबसे पहले क्या है? गाइडिंग गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। सबसे पहली चीज जो उसमें आता है कि आप क्या करते हो, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। जो गाइडिंग प्रिंसिपल है आपके फॉरेन पॉलिसी का वो सबसे क्या है कि आप क्या करते हो, प्रोटेक्शन देते हो, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी। अच्छा, सॉवरेनिटी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा, अब क्या करते हो कि आप अपने मुल्क के, आपकी फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि आप अपनी टेरिटरी की सॉवरेनिटी को, आपके डिसीजंस जो होते हैं उनकी सॉवरेनिटी को आप मेंटेन करते हो कि आपके मुल्क में या आपके टेरिटरी पे कोई दूसरा आप पे वो मतलब इन्फ्लुएंस ना करे, आप एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर हो। इसके अलावा जो है ये चीजें होगी। अब आप क्या करते हो, आप फ्रीडम को क्या करते हो कि आप किसी के गुलाम नहीं बनते हो, आप अपनी फ्रीडम को क्या करते हो, उसको भी मेंटेन रखते हो, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हो। एक तो ये बात होगी। उसके बाद जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो दूसरा है कि सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। अच्छा जी, अब ये क्या बोला है? देखें, अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो स्टार्ट में जब नहीं बना था तो पाकिस्तान ब्रिटिश के अंदर एक कॉलोनी थी और उस टाइम उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया कि भाई हम एज अ कौम उभरे हैं, फिर हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी, ठीक है, फिर तब पाकिस्तान वजूद में आया। तो आजकल दुनिया में जितनी भी कंट्री स्ट्राइव करती हैं तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये है कि भाई हम उनको सपोर्ट करेंगे कि वो अपने आप को सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह कश्मीर का इशू है तो वो भी कहते हैं कि भाई हम अपने आप को एक इंडिपेंडेंट, हम ना पाकिस्तान की तरफ आते हैं ना उसकी तरफ आते हैं। तो वो जो मुशर्रफ फार्मूला था वो भी उसमें यही बात कर रहा है कि ठीक है भाई, आप आना चाहते हो तो आओ, आप हम आपको सपोर्ट करेंगे, दिस एंड दैट, ठीक है। तो सब सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपने सबसे पहले अगर अपने
सवाल को खूबसूरत सा बना के लिखना होता है। तो आप, मैं इसके बाद एक छोटा सा वो ड्रा करूंगा फ्लो चार्ट एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, तो फिर आपको और भी ज्यादा समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह करना है। अच्छा, सेल्फ डिटर्मिनेशन को आप सपोर्ट करते हो। दूसरी बात ये होगी कि आपके क्या हो, आपके रिलेशंस क्या हो, कोरिडोर रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज। आप मुस्लिम कंट्रीज के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखें जी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की गाइडिंग प्रिंसिपल नंबर 3 ये है कि क्या करें, कोरिडोर रिलेशंस विद क्या हो, मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, ठीक है। जिस तरह सऊदी अरबिया हो गया, बाकी मुस्लिम कंट्रीज जो होंगी उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। एक तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल, सही। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि आप क्या हो, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, हिस्सा बनो, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हमने देखा कि पाकिस्तान जब बना, फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो टिल्ट था वो किसकी तरफ था, पाकिस्तान मतलब एक सिक्योरिटी थ्रेट था पाकिस्तान को इंडिया से। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि सिक्योरिटी अचीव करने के लिए पाकिस्तान का जो टिल्ट था वो यूएसए की तरफ था, और फिर पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो का मेंबर बना, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा, मतलब फॉरेन पॉलिसी का एक ये एलिमेंट भी था कि पाकिस्तान क्या होगा, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें तो पाकिस्तान कितने ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, अगर हम इसमें देखें तो पाकिस्तान सीटो का भी रह चुका है, सेंटो का, उसके बाद हमारे पास सार का आ जाता है, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। देखो पाकिस्तान जब बना ना, ठीक है, पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद पाकिस्तान ने सीटो सेंटो को ज्वाइन किया, फिर उसने कहा कि ठीक है भाई अब हमारी सिक्योरिटी वगैरह। फिर उसके बाद 1979 को वो क्विट कर देता है सेंटो को, और सीटो को 1972 में क्विट कर देता है, और फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर बन जाता है कि भाई मैं न्यूट्रल हूँ, मैंने किसी ग्रुप में नहीं जाना, ठीक है। वो कहता है कि भाई बस ठीक है, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं ना कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ हूँ ना जो हमारे पास कम्युनिस्ट ब्लॉक है, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए जो कोल्ड वार हो रही थी उसके दरमियान, जो ये मैं बहुत डिटेल में ये सारी चीजें करवा चुका हूँ आपको। तो क्या है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है कि वो उसका मतलब हमने किसी भी नहीं रहना, तो पाकिस्तान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर लिविंग सीटो एंड सेंटो, ठीक है, कि हम भाई न्यूट्रल हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो इको का भी मेंबर है, ईसीओ का, ठीक है, और उसके अलावा ओआईसी का भी मेंबर है, ठीक है, और नाम का भी हो गया, यूएनओ का भी है। जैसे ही पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान 1947 में बना, तो फिर उसके बाद ही 1947 में ही पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर भी बना। अच्छा, अब क्या हो कि जो आपके इंटरनल अफेयर हो, आप किसी स्टेट के इंटरनल, सबसे पहली बात, आप किसी स्टेट के इंटरनल अफेयर में मुदाखलत ना करो, ठीक है, सही है, और आपके स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में भी कोई मुदाखलत ना करे। तो ये एक पॉइंट है कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, एक तो ये बात होगी। अच्छा, मूविंग ऑन। अब क्या है, दोबारा वही स्टोरी है कि नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, कि हम न्यूट्रल हैं भाई, हम ना किसी की तरफ भी नहीं है। जिस तरह अभी करंट पॉलिसी है पाकिस्तान की, ना चाइना की तरफ है ना यूएसए की तरफ है। तो हमारी क्या पॉलिसी होगी, हम नॉन अलाइनमेंट शो करेंगे, हम किसी की तरफ भी नहीं है, हम न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। हम क्या रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। उसके बाद सातवीं चीज जो है हम क्या करेंगे, सेवंथ जो है वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर नॉन नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन, इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्ममेंट। इसका मतलब ये है कि जनाब कोई कंट्री है वो क्या बन जाती है, वो न्यूक्लियर पावर बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि हम अपनी न्यूक्लियर वेपन्स भी दूसरी जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको ट्रांसफर नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे, ताकि हम क्या करेंगे, ताकि हम मिनिमाइज कर सकें किसको, दुनिया में जो वार वगैरह या न्यूक्लियर वेपन्स को हम मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे कि मिनिमम सिक्योरिटी लेवल पे लाएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि भाई आप न्यूक्लियर वेपनाइज करो और दूसरे कंट्रीज को भी हम देंगे, ठीक। एक तो ये बात होगी, एक हमारी पॉलिसी का ये बात भी है। फिर उसके बाद जो हमारी पॉलिसी का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है फॉरेन पॉलिसी का, आठवां जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि क्या हो, जो यूएन चार्टर है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन चार्टर, ठीक है। पाकिस्तान ने हमेशा यूएन चार्टर को फॉलो किया है भाई, कभी डिसोबे नहीं किया। लेकिन अगेंस्ट हमारे अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा चलता है, इंडिया चलता है कि भाई हमें लेबलाइज कर दिया जाता है टेररिस्ट स्टेट है, दिस एंड दैट, और फिर हमें
कर देता है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है यूएन रेजोल्यूशन को फॉलो किया है, कभी भी डिसफॉलो नहीं किया। उसके बाद क्या हो, हमारी ये भी पॉलिसी है कि हम दुनिया में क्या करें, प्रमोशन ऑफ पीस इन द वर्ल्ड, प्रमोशन ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। हम क्या करेंगे दुनिया में पीस को, मतलब अमन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। एक तो ये बात होगी। अच्छा, ये हमारे पास क्या थे, ये फॉरेन पॉलिसी का हमने बता दिया कि इंट्रोडक्शन क्या है, फॉरेन पॉलिसी की हमने डेफिनेशन बोली। फिर उसके बाद हमने बोला कि जना साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर उसके बाद हमने ये बोला कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, वो हमने बताए सारे। अच्छा, लेट्स सपोज अगर ये पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो मतलब अभी यहाँ तक मैं थोड़ी सी मैपिंग करता हूँ कि किस तरह करेंगे हम। लेट्स सपोज अटेम्प्टिंग टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने कोई ना कोई कोट लिख देनी ऊपर, ठीक है, कोट लिख देनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिसकी भी है, वो सर ने बताए थे, वो मैं नोट्स करके तो फिर आप लोग को भेज दूंगा। अब वो कोई एक कोट लिख देनी, फिर उसके बाद फॉरेन पॉलिसी की ये चीज कर देना, फिर मतलब बता देना कि अगर चैलेंजेस का भी पूछे तो साथ में वो भी बता देना, फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर देना। फिर उसमें क्या कर देना, जो हाईलाइट कर देना ये जो क्रैब वाली बात है, ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक हो गया, एक ये होते हैं कि आपके जो सारी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए जो मीन्स होते हैं, वो हमारे पास क्या कहती है, वो हमारे पास फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले इस तरह की हेडिंग बना लोगे, ये देखो। मतलब फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब ये मैंने पेज के मिड पे बना लिया, समझे, ये मैंने पेज के मिड पे बना लिया। ठीक हो गया। अब उसके मैं ये लिख दूंगा, ठीक है, इसको मैं इस तरह गोल दायरे में बंद कर दूंगा। अब मैं इसको ये कर दूंगा, ठीक है, या सोवरेनिटी लिख दूंगा। फिर अगली बात मैं ये करूंगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन। पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन, मतलब इस तरह आपने इस तरह का सर्कल करके फिर इन ब्लॉक्स को भी आपने क्या कर देना, इनको फिर इस तरह की शेप दे देना। मतलब जो इस तरह की होती है ना, इस तरह की शेप। तो इससे क्या होगी, पेपर प्रेजेंटेशन आपकी इंप्रूव होगी। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, ये तो हमारे पास क्या थी, गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे सारे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, चैलेंजेस टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखें तो आपके माइंड में आना चाहिए कि पाकिस्तान को चैलेंजेस, सबसे बड़ा खतरा क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात जो है पाकिस्तान को क्या है, वो सिक्योरिटी कंसर्न्स है पाकिस्तान को। ठीक है, तो चैलेंजेस टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सबसे बड़ा जो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न। अब सिक्योरिटी का कंसर्न हमसे सब हम हमें सबसे बड़ा किससे है जी, इंडिया से। ठीक हो गया।
अब क्या है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो अगर देखें तो बहुत ज्यादा थ्रेटन्ड है। पाकिस्तान के नेबरहुड में देखें, पाकिस्तान के रिलेशंस किन से अच्छे हैं किन से बुरे हैं, ठीक है। अब इस तरह का अगर सवाल आए और आप एक पॉइंट देना चाहते हो अपना, मतलब अब आप कह रहे हैं ना कि बहुत टाइम लगता है पेपर में, तो आप सिंपल ये कर देना, एक छोटा सा यहाँ पे ये और ये, बस इस तरह का कोई मैप बना दें, ठीक है। ठीक है, ये मैप बन गया। बस इसमें लिख दें कि भाई यहाँ पे ये बॉर्डर्स की लोकेशन बता दें, जो भी हुआ, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे इंडिया मौजूद है, यहाँ पे कौन है, अफगानिस्तान है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या सिक्योरिटी कंसर्न हमें कहाँ कहाँ से, देखो ईरान से भी है क्योंकि वहां पे यूएस भी आता है, यहाँ पे हमारे पास ईरान भी आता है, यहाँ पे रशिया भी है, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी कंसर्न की अगर हम बात करें तो फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा है वो सबसे क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न का। इंडिया क्या कर देता है, इंडिया हमारे हमेशा में अभी देखो हाइब्रिड वारफेयर का दौर है, उसमें भी हाइब्रिड वारफेयर में भी वो इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें। उसके अलावा जो है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि ईरान पे अगर यूएस अटैक करता है या सैंक्शंस डालता है तो उसका जो उसमें जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो फिर कहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान के अंदर ही आते हैं, ईरान बॉर्डर सेंटर हो जाते हैं, ठीक होगा। फिर उसके बाद अगर अफगानिस्तान की बात करें तो आप खुद ही देखें जो टेररिस्ट एंट्री होती है वो कहाँ से होती है, अफगानिस्तान की से होती है। फिर उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो अफगानिस्तान का लैंड यूज करता है, ये कैसे यूज करता है सारी स्टोरी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। फिर इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की लैंड यूज करके पाकिस्तान पे फिर बताता है, वहां पे खुद मिसाइल वगैरह करता है, खुद अटैक्स वगैरह करता है, खुद चीजें करके फिर कहता है, पाकिस्तान पे ब्लेम लगा देता है कि भाई ये पाकिस्तान ने किया, फिर अफगानियों को हमारे अगेंस्ट कर रहे होते हैं, दिस एंड दैट। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब आपने इन बॉर्डर्स के लिहाज से बस डिस्कस कर देना, छोटा छोटा करके बता देना भाई ये बात है, ये बात है, ये बात है, सवाल आपका कभी कोई गलत नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या करें कि आप बता दें कि अगर इसमें देखें, अब फैक्ट्स एंड फिगर्स भी तो बताने। अब अगर इसमें देखें कि भाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और टेररिस्ट जो है इनके अगेंस्ट जो है पाकिस्तान जो है वो कितना सफर कर चुका है, तो आप ये बता दें कि पाकिस्तान के 80 मिलियन डॉलर जो है, ठीक है, 80 मिलियन डॉलर जो है ये लग चुके हैं, ठीक है। 80 मिलियन डॉलर लग चुके हैं अप टू 2001 से अभी तक। और उसके बाद जो कैजुअलिटीज हुए हैं, 50,000 कैजुअलिटीज भी हुई हैं, ठीक है, 50,000 कैजुअलिटीज भी हुई हैं। अच्छा, ये मसले हुए हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये बात करें कि बलूचिस्तान इशू को, दूसरी बात क्या है, बलूचिस्तान इशू, बलूचिस्तान क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का इतना बड़ा कंसर्न क्यों है। अगर उसको हम देखें तो वो हमारे लिए इसलिए कि वहां पे क्या है, गवादर सिटी और वहां पे गवादर पोर्ट है, और उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी है कि ना वेस्ट चाहते हैं ना इंडियंस चाहते हैं, ठीक है, कि वहां पे ये सी पैक जो वो सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि गवादर पोर्ट को वो कभी भी बनाने नहीं देंगे और उसको सपोर्ट करते रहेंगे, लोग को सपोर्ट करते रहेंगे कि भाई क्या है कि ये ना ही बने, सी पैक का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हो। अगर ये हो जाता है तो फिर उनके लिए खतरे हो जाएंगे, दिस एंड दैट, फिर वहां पे चाइना की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी मसला क्रिएट करेगा। एक तो ये बात होगी। उसके बाद ये होगा कि अफगानिस्तान बलूचिस्तान इशू पे जो है, बलोचियों की कंडीशन जो थी पहले भी खराब थी, लेकिन जब अकबर बुगटी की जब डेथ हुई थी, ठीक है, उसको असेसिनेट कर दिया गया था, ठीक है, उसके बाद इसकी कंडीशन और भी वर्स्ट हो गई। अब वो कैसे हुई देखें, अकबर बुगटी कौन था, अकबर बुगटी के बारे में अगर हम बात करें तो 1950 में वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करता है। फिर उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करता है वो फिर बलूचिस्तान के कुछ एरिया में कुछ लोगों को भी शामिल कर देता है, कुछ लोग भी उनके होते हैं, उसके डिफरेंट कबीले होते हैं, सारे लोग रह रहे होते हैं। फिर ऐसे होता है कि अकबर बुगटी के बाद के पास जो है ना उनके इलाके में गैस के जखायर रह जाते हैं, वो गवर्नमेंट को विदाउट इन्फॉर्म किए ये बता देते मतलब बताता नहीं है, और गैस के जखायर होते हैं। फिर कुछ इनके आपस में कबीलों में लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर कुछ कबीले सिंध में आबाद हो जाते हैं और कुछ अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान में आबाद हो जाते हैं। तो फिर जब मुशर्रफ का रीन होता है तो फिर वो ये कहता है कि जनाब ऐसे करें कि आप लोग अपनी जगहों पे वापस चले जाएं, ठीक है। तो वो जाते नहीं है। फिर एक मिलिट्री होता है, ठीक है, एक मिलिट्री प्लान होता है, मतलब अकबर बुगटी जो था वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद एक गोरिल्ला वार करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो मिलिट्री जो है उसके अगेंस्ट गोरिल्ला वार करता है। फिर उसके बाद कुछ मतलब मैं आपको मुख्तसरन ये बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद जो है मिलिट्री वाले 4 बंदे मिलिट्री वाले जाते हैं, फिर उधर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें अकबर बुगटी भी मर जाता है और वो भी मर जाते हैं। अब जो अकबर बुगटी के सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई मिलिट्री ने मारा है, लेकिन आज से कोई पता नहीं है कि वो मिलिट्री ने मारा है या अकबर बुगटी ने खुद वो बॉम्ब रखा था। फिर उसके बाद ये होता है कि जो उसके सपोर्टर्स होते हैं
ठीक है, अकबर बुगटी के जो सपोर्टर्स होते हैं वो फिर मिलिट्री के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देते हैं और बलूचिस्तान की कंडीशन अभी भी वर्स्ट है। अच्छा, अगर हम देखें बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान को पेड मतलब एक्सटर्नल पैसे वगैरह मिल रहे होते हैं, इंडिया से मिल रहे होते हैं, एड मिल रहा होता है, इंडिया से मिल रहा होता है, वेस्ट से मिल रहा होता है। वो वहां पे जैसे देखें जो टीटीपी है, ठीक है, टीटीपी नहीं, कौन सा, पीटीएम जो है, जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ठीक है, बीएलए हो गया, ये सारे कौन है, ये पेड है, ठीक है, इनको पैसे मिल रहे होते हैं। कुलभूषण यादव की बात करें तो वो देखें ना, वो हाइब्रिड वारफेयर की बात करते हैं कि भाई वो भी बलूचिस्तान में मिला, तो इसकी मतलब ये है कि बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है। और आपकी फिर सॉवरेनिटी भी यहाँ पे, वो सॉवरेनिटी वाले में भी ये पॉइंट ऐड कर देना कि सॉवरेनिटी फिर आपकी यहाँ पे कहाँ गई, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बलूचिस्तान इशू का पॉइंट था। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, कश्मीर का इशू, ठीक है। तीसरा जो है चैलेंजेस टू फॉरेन पॉलिसी में, एक कश्मीर की जो पॉलिसी है, ठीक है, कश्मीर की जो पॉलिसी है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा, वो कैसे है? अब देखिए, आपने डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी कश्मीरी लोगों की जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इंडिया को आपने कंसेशंस दी, उनके साथ ट्रेड वगैरह की, जो भी किया, उनको बोला, उनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया आपको कमजोर समझ लेता है, आपको बेवकूफ समझता है, ठीक है, फिर वो कभी भी इस चीज को नहीं कर रहा होता। एक तो ये बात है, ठीक है। वो क्या करता है, वो क्या, ये फिर ये प्रोपेगेट कर देता है मैसेज, ये प्रोपेगेट कर देता है कि दुनिया को ये मैसेज देता है कि भाई क्या है कि पाकिस्तान की जो है ना, वो जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तालिबान को करते हैं, दिस एंड दैट, और हब कह देते हैं। जिस तरह फतफ की बात करें, अब अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा फतफ का होगा, उसमें फिर ग्रे लिस्ट हो जाती है, दिस एंड दैट, कि पाकिस्तान एक हब है, टेररिस्ट के लिए हब है। जिस तरह जमरोद का इलाका हो गया, केपीके से उधर उस साइड पे, पेशावर से आगे, उस इलाकों को बोलते थे कि भाई ये यहाँ पे क्या है, दरे में क्लाशिनकोव्स वगैरह बनाना, ये बारूद वगैरह, और फिर ये टेररिस्ट को देना, दिस एंड दैट, ये सब चीजें क्या थी, ये सब चीजें हमारे पास थी। क्या कि पाकिस्तान क्या है, एक टेरर मुल्क है, टेररिस्ट मुल्क है, ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, दिस एंड दैट, ठीक है। और कश्मीर की पॉलिसी अभी तक, मतलब कश्मीर की पॉलिसी के लिए अगर पाकिस्तान कंसेशन करता भी है ना, तो इंडिया नहीं करता। ठीक, क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक कश्मीर इशू हमने अलहदा एक बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, टेररिस्ट लेबर की बात करें, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो वेस्ट वाले जो हैं वो ये ब्लेम करते हैं कि जो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ना, वो भी सस्टेन नहीं है, और ये जो है, ये किसी भी टाइम जो है ना, मुल्क की जो सिविल वार हो गई या ये हो गए, तो ये उनके अगेंस्ट यूज कर देंगे, या फिर ये टेररिस्ट को दे देंगे। जिस तरह वो ट्रंप ने बात की थी, जब मैं वो आपको पढ़ा रहा था, जैक पोआ वाला, तो क्या कहते हैं कि वो टेररिस्ट की जो है, वो भी बात करता है कि टेररिस्ट लेबर्स होते हैं पाकिस्तान में, वो अगेन वही वाली बात कर दें कि क्या है, हब है पाकिस्तान जो है, वो किसका, टेररिस्ट का। जिस तरह अलकायदा हो गया, तालिबान हो गए, पाकिस्तान जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा होता है, और फिर ये चीजें हो रही होती है। या फिर उसामा बिन लादेन का पकड़ा जाना, फिर भी ये कि वो बात कर देते हैं कि भाई हाँ, ये तो हक है। तो उसके बाद आप दुनिया को क्या इमेज दे रहे हो, आप अपना नेगेटिव इमेज ही दे रहे हो। तो आपको फॉरेन पॉलिसी में एक तो ये चैलेंज है सबसे बड़ा, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करो, सेफ गार्ड करो, ठीक है, सॉवरेनिटी को, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, एक तो थी कश्मीर पॉलिसी, उसके बाद हमने क्या बोला, टेररिस्ट लेबर, टेररिस्ट लेबर। इसके बाद जो बात कर रहे हैं हम, वो कौन सी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं सॉवरेनिटी, सेफ गार्डिंग सॉवरेनिटी। अच्छा, सॉवरेनिटी को बहुत अच्छे से आप लोग जान गए हैं, ठीक है, बार बार सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी बोल रहा हूं मैं। अब क्या होते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम देखें, पीपल पार्टी का दौर था, पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होती थी, ठीक है, इंडिया आता था, वो अमेरिका आता था, यूएस आपके मामलों में इन्फ्लुएंस करता था, आपके मुल्क में हर डिसीजन यूएस के कहने पे होता था, एक्सेप्ट दिस गवर्नमेंट। इससे पिछले सारे देख लें तो यही सीन चलते रहते थे, फिर यूएस आपके मामलों में इंटरफेरेंस करता था। तो हम तो ये कह रहे थे कि सॉवरेनिटी तो ये चीज होती है कि जनाब आप अपने क्या खुद मुख्तार हो, आप ये उस आए बाएं शाएं से ना पूछें, आप खुद ही डिसाइड करेंगे। आपके जो मुल्क के जो जो भी कैबिनेट्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, मिलिट्री पर्सन होंगे, सिविलियंस होंगे, सिविलियन तो नहीं, मतलब जो भी उनके आला ओहदों पर होंगे, वो सब डिसाइड करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी सॉवरेनिटी सेफ गार्ड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अब देखो ना, जब ये ड्रोन अटैक्स वगैरह हुए, तो फिर उसके बाद ही पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग स्टार्ट हुई, और आपको खुद पता है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई। अभी मैंने वो फिगर एस्टिमेट करके बताया कि 80 मिलियन जो है ना आपके जो डॉलर्स लगे, और उसके बाद जो कैजुअलिटीज है
वो भी बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। कैजुअलिटीज अगर हम देखें तो वो 50,000 कैजुअलिटीज हुई 2001 से अभी तक। उसमें कितने आर्मी के नौजवान शहीद हो गए, ठीक है, कितने माओ के गोद उजड़े, दिस एंड दैट, ठीक है। अब अगर हम देखें आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जब आपके मुल्क का इमेज जो है वो खराब जा रहा होता है, तो आपके मुल्क में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एफडीआई जो है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एफडीआई दो तरह की फॉर्म में होता है, एक हमारे पास लोन में मिलती है और एक हमारे पास क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टर्स आते हैं तो फिर उसके बाद क्या करना होता है, उनसे हमने निगोशिएट करना होता है, उनसे हमने बात करनी होती है, एंड देन वो हमारे साथ कर रहे होते हैं। तो देखो, जब मुल्क का इमेज ही होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, मुल्क की कंडीशन ठीक नहीं होगी, यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, बम ब्लास्ट होंगे। अब देखो न्यूजीलैंड की टीम थी, वो आई और वापस चली गई, क्यों? कहते हैं भाई हम यहाँ पे सिक्योर नहीं है। तो आपकी सिक्योरिटी कंसर्न है, कोई भी आके आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। फिर उसके बाद आपके पास जो लोन्स वगैरह, लोन की फॉर्म में आप क्या करते हो, आपने यूएसए ने आपका एड बंद कर दिया, उसके बाद आप लोन लेने जाते हो किससे, आईएमएफ से। आईएमएफ का सबसे सस्ता लोन है दुनिया में, ठीक है, पाकिस्तान को जो मिल रहा है 1.5 इंटरेस्ट ले रहा है या 2% इंटरेस्ट लेके आपको लोन देता है। अगर करंट सिनारियो हम देखें तो बहुत वर्स्ट है, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप खुद ही देख लें, किस तरह ड्वेंटलिंग इकोनॉमी है, ठीक है, और आर्टिफिशियल चीजों पे खड़ी कर देते हैं, फिर खत्म, फिर काम खराब। तो ये हमारे पास कुछ चैलेंजेस थे। आपके मन में कोई चैलेंज वगैरह आता है तो आप बताएं, फिर उसमें फर्दर ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये सारे चैलेंजेस थे पाकिस्तान के। फर्दर आप और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, वो फिर आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको अगर देखें कि भाई ठीक है, हमने बता दिया, अब उसके बाद हम क्या रिकमेंडेशंस दें, ठीक है। रिकमेंडेशन अगर हम दें तो अच्छा, ये जो है अच्छा, अब रिकमेंडेशंस अगर हम दें, ठीक है, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, आप माने या ना माने, वो वीक है, ठीक है, और कंक्रीट है, चेंज होती नहीं है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए लेकिन कंक्रीट है। आपने इसको क्या करना है, दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, उसको रीऑर्गेनाइज करें, सोचें, मिल बैठ के सोचें भाई हमसे कहाँ पे गलती हो रही है, हमें कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, एक तो ये बात करें। फिर उसके बाद आप इन सब चैलेंजेस को, जितने भी आपके चैलेंजेस हैं, उसको एड्रेस करें, ठीक है, उस पर एड्रेस करके उस पर बात करें कि कम विद अ गुड आइडिया, ठीक है। जो भी आ जाता है अच्छे से बात कर या अच्छा आइडिया दे देता है। लाजमी बात है, इतने ब्रेन है, आपको खुद पता है हमारे मुल्क में कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है, जो हैकिंग कर रहे होते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपका क्या है, आपके मुल्क में अगेन सॉवरेनिटी का इशू है, सॉवरेनिटी है नहीं। तो सबसे पहले ये मतलब हम रिकमेंडेशन में ये देते हैं, ठीक है, कि आप क्या करो, सारे चैलेंजेस को एड्रेस करो, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या करो, आप ये करो कि आप जो है चाइना से हेल्प लो, ठीक है, और ईस्ट के साथ उनके, उन्हीं के थ्रू जो है ना, ईस्ट के जो मुल्क हैं, ठीक है, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, उनके साथ क्या करो, उनके साथ रिलेशंस अपने अच्छे कर लो, ठीक है। और ये करो कि भाई हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत वाली कहानी करो, ठीक है, किसी के साथ ये ना करो कि भाई ये हो गया वो हो गया, किसी पे किसी के साथ मतलब वार्स वगैरह ना करो, पीस को तरजीह दो, वार्स को ना दो। एक तो ये बात है, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि जब आपके घर में खुद ही यूनिटी होती है तो बाहर वाला आपको कुछ नहीं कहता। तो सबसे छठी जो बात हमारे पास, पांचवी जो थी, वो हमने क्या करना है, यूनिटी को, यूनिटी हमने कायम करनी है कि यूनिटी हमारे मुल्क के लोगों में होगी। हमारे इंटरनल अफेयर्स में, हमारे तो इंटरनल इतने मसले हैं, ठीक है, उस दिन हमने पढ़े थे इंटरनल फैक्टर्स सॉवरेनिटी में। हमारे इंटरनल इस तरह के, प्रोविंशियल आपके पास मसले मसाइल हैं, ठीक है, तो जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारे मसले हल नहीं होंगे, ठीक है। हमें यूनाइट होकर रहना पड़ेगा एज अ नेशन। अगर आज हम मुत्तहिद हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो हमें कभी मिटा ही नहीं सकती, बिकॉज वी आर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा, हमारी जो नेशन है वो हार्ड वर्किंग भी और इंटेलिजेंट भी, अल्लाह पाक ने उनको इतना नवाजा हुआ है। बट द थिंग इज कि हम लोगों को ऐसे होते हैं कि करप्शन हमें नहीं छोड़ती। करप्शन हर मुल्क में, ये बोल देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे इंसाफ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें बहुत सारी चीजें नहीं है, ठीक है, जो कि होनी चाहिए थी। उसके बाद क्या हो, उसके बाद जो है आप लोगों को बुलाओ, ठीक है, आप फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बोलो कि भाई हम आपको अच्छा इंसेंटिव देंगे, आप हमारे मुल्क में आ जाए, आप कर लें, उनको अच्छा इंसेंटिव दो। ये ना करो अगर वो तुमसे कहे कि चलो 3-4 वाली बात कर देते, 3-4% इंसेंटिव अगर देते हो तो कर लेते। भाई अभी आप डूब रहे हैं तो डूबे को क्या क्या कहते हैं, डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो वो वाला सीन कर लें आप, ले सही आप। अब फिलहाल लालच ना करें, आप फिलहाल करें सही काम। तो एक तो ये रिकमेंडेशन होगी। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, ठीक है। और मुझे बताएं कि टॉपिक के साथ जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ।
अगर कुछ कमी है तो बोले। लेट मी स्टॉप इट।